नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन सर पे। आज हम बात करेंगे अधातु के विषय में। यदि बात अधातु का किया जाए तो ऐसा तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक हो उसे हम अधातु कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है। यहाँ पे पहला एग्जांपल कार्बन जिसका संकेत है C, नाइट्रोजन संकेत N, ऑक्सीजन संकेत O, फास्फोरस संकेत P, सल्फर संकेत S, क्लोरीन Cl, फ्लोरीन F, आयोडीन I, ब्रोमीन Br और हाइड्रोजन H। याद रखना दोस्तों, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि अधातु का जो गुण है वो सामान्यतः ठोस और गैस अवस्था में पाया जाता है और अपवाद में यह ब्रोमीन है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, VVI है ये। चलिए आगे यदि हम ध्यान से देखें, यहाँ पे यदि देखें दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे देखो दोस्तों, ऑक्सीजन ये हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मतलब क्या समानतः बहुत सारे अधातु में अंत में जन लगा होता है। तो यदि पूछ ले आपको कि बताइए जन लगा है तो वो क्या है, तो समझना अधातु। अधातु के अंत में समानतः जन लगा होता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी में मिले, कुछ में मिले तो आपको समझ जाना ये आपका अधातु है, ऐसा कोई रूल है नहीं। चलिए आगे हम समझते हैं। वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है, जिनमें से 89 धातु जो कि पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। और उसके बाद अधातु की संख्या कितना है दोस्तों, 22। अधातु की संख्या कितना है दोस्तों, 22। अधातु की संख्या जो 22 है उसमें आपको याद रखना 11 जो है वो आपका, ये आपका जो है गैस अवस्था में पाया जाता है और आपका इसमें से जो है 10 आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है और बाकी जो एक बचेगा ब्रोमीन जिसका हम बात किए थे वो किसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो सामान्यतः अधातु की बाह्यतम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करते हैं, मतलब निगेटिव आयन। अब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने पे कौन सा आयन बनता है, तो ऋण आयन बनता है, यह आपको याद रखना है। यदि बात किया जाए धातु की संयोजकता क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हम कुछ इसके एग्जांपल्स को समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक धातु आपके सामने है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 आएगा 6, 2 कितना आएगा 6 आएगा। अब बात करते हैं एक आपका है फ्लोरीन जिसका परमाणु संख्या होता है 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यह आएगा 2,7 आएगा। एक धातु आपका है नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,5 होगा। तो आप देखिए ये सब अधातु है, सबके बाह्यतम कक्षा में या तो 5 है या तो फिर क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 7 है, मतलब 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि इसे अष्टक पूरा करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, इसीलिए यह क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, संयोजकता इसका ऋणात्मक होता है। चलिए समझते हैं धातु के कुछ भौतिक गुण को। तो अधातु का कुछ भौतिक गुण है, जिससे कि यहाँ पे है अधातु क्या होता है, भंगुर होते हैं। भंगुर होने का मतलब ये आसानी से टूट जाता है। अपवाद है कि हीरा जो कि कार्बन का एक अपरूप है और यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यदि आपसे पूछा जाए कि अधातु में कौन सा ऐसा अधातु है जो कि कठोर है, तो वो आपका क्या है, आपका हीरा है। हीरा क्या है, कार्बन का एक अपरूप है, यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे समझते हैं अधातु क्या होती है, नरम होती है, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसमें भी अपवाद आपका क्या आ जाएगा, हीरा आ जाएगा, जिसे चाकू से हम आसानी से काट नहीं सकते हैं। आगे समझते हैं अधातु क्या होगा दोस्तों, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। लेकिन अपवाद में याद रखना ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एक कार्बन का अपरूप है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। तो यह आपको एकदम से याद रखना है। अब बात करते हैं आगे, अधातु का घनत्व निम्न होता है। आप धातु में पढ़े होंगे धातु का घनत्व उच्च होता है, लेकिन अधातु का घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। अधातुओं में कोई विशेष चमक पाया जाता नहीं, या कोई भी चमकीला नहीं होता। लेकिन अपवाद आयोडीन और ग्रेफाइट जो कि अधातु है, लेकिन तब पर भी ये चमकीला होता है। आगे हम बात करते हैं सामान्य अधातु समांतर ठोस या गैस अवस्था में। बताए थे आपको हम कि 10 अधातु ठोस अवस्था में, 11 अधातु गैसीय अवस्था में और एक अपवाद है जो कि ब्रोमीन है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है और एग्जाम में ये पूछता है। यदि पूछेगा आपसे कि अधातु कौन सा ऐसा है द्रव अवस्था में है, तो बताएंगे ब्रोमीन। लेकिन यदि पूछ ले पारा, वो भी तो द्रव अवस्था में है, लेकिन वो अधातु नहीं दोस्तों, वो क्या है, धातु है। पूछेगा ऐसा धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में है, तो हम क्या नाम बताएंगे, पारा बताएंगे, Hg बताएंगे, ये मरकरी होता है आपका।
चलिए आगे समझते हैं। अधातु आघात वैधन्य और तन्यता का अभाव होता है, मतलब अधातु आघात वैधन्य आघात को नहीं सह सकते, यदि हथौड़े से उसको पीटेंगे तो वो उस प्रहार को नहीं सह पाएंगे, वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम समझते हैं। आगे है अधातु का घनत्व कम होता है, अधातु का द्रव्यमांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, मतलब कम होता है। यह हो गया अधातु का भौतिक गुण। अब हम आगे समझते हैं अधातु का रासायनिक गुण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गुण है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने का गुण। तो आपको सिंपल याद रखना है कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि यह है आपका कार्बन, और कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अब ऑक्साइड बना दिया। मतलब अधातु कार्बन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, क्या बना लिया, ऑक्साइड बना लिया। चलिए आगे समझते हैं सल्फर। सल्फर यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया, सल्फर ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। फास्फोरस अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड बनाएगा, P2O3 बनाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसका अधातु के ऑक्साइड का गुण क्या होता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। याद कीजिए दोस्तों, हम आपको बताए थे कि धातु का ऑक्साइड भस्मीय होता है, इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। लेकिन कुछ इसका अपवाद है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यह दोनों का दोनों आपका उदासीन होता है। एग्जाम में यह पूछता है, जिसको VVI के रूप में आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं कि क्या धातु एसिड मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। समझते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं ये HCl है, HCl से क्या अभिक्रिया करेगा, कोई भी अधातु मान लेते हैं, तो जवाब आएगा नहीं, अम्ल से अधातु अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आप सक्रियता से निपट जाओगे। हाइड्रोजन से ऊपर सभी जो धातु था, जो भी पदार्थ था वो धातु था, मतलब क्या धातु अम्ल से अभिक्रिया कर पाएगा, लेकिन अधातु क्रियाशीलता समूह में है ही नहीं ऊपर हाइड्रोजन से, इसीलिए यह अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे कि यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कि नॉन मेटल है, इसको हम अभिक्रिया करा रहे हैं एसिड से, अभिक्रिया क्या होगा, नो रिएक्शन। सल्फर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होगा तो क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन, अभिक्रिया नहीं करेगा, नहीं करेगा। आगे समझते हैं, क्या जल के साथ अभिक्रिया करेगा, नहीं। सामान्यतः धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे जल से यदि बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे वही इसका एग्जांपल है कि अधातु नॉन मेटल वाटर से अभिक्रिया नहीं करेगा, सल्फर जल में देंगे अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन सवाल है यह आपको समझने की आवश्यकता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, क्या अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर सकता है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल अधातु का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा, और बनाता भी क्या है, अम्ल बनाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है कि अधातु का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं, यह अधातु का ऑक्साइड SO3 और जल से अभिक्रिया क्या क्या बनाया, H2SO4, मतलब कौन सा अम्ल बनाया, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, और जल से अभिक्रिया किया H2O से, और यहाँ पे H2SO3 बनाया, क्या बनाया, ये सल्फ्यूरस एसिड बनाया। यहाँ पे NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और यह जल से अभिक्रिया करेगा H2O से, क्या बनाएगा, HNO3 प्लस HNO2, मतलब नाइट्रिक अम्ल बनाएगा, और बाद में क्या बनाएगा, नाइट्रस अम्ल बनाएगा। दूसरा आगे और समझते हैं, तो यहाँ पे है आपका यह Cl2O है, यह अभिक्रिया करेगा जल से, तो यहाँ पे जो बनाएगा यह बनाएगा हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा। अब आप कहिएगा सर यहाँ पे ये L क्या लिखा है, यहाँ पर ये वाला L क्या लिखा है, यहाँ पे G क्या लिखा है। L का मतलब लिक्विड अवस्था में है, G का मतलब गैस अवस्था में, L का मतलब लिक्विड अवस्था में, AQ का मतलब एक्वस, एक्वस मतलब जलीय रूप में, वो एक तरह से है आपका। तो इस तरह से मतलब जल मिला हुआ है इसमें, एक्वस रूप में है। तो चलिए हम अब बात करते हैं आगे। तो ये आपको समझ में आएगी, आपको एकदम याद रखना है कि अधातु का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया जैसे ही करेगा तो यह आपका क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं, एक और इसका गुण है कि अधातु का ऑक्साइड भस्म के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा। देखो सोचने वाली बात है, अधातु के ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा भस्म से तो क्या बनाएगा। याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब आपको पता है जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा तो स्वाभाविक बात है क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, आपको याद रखना जल बनाएगा। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो सेम वही बात है यहाँ पे लिखा हुआ भी है
कि अधातु के ऑक्साइड का भस्म के साथ अभिक्रिया, अधातु के ऑक्साइड भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है, और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है और ये भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपका ये क्या बनाता है? लवण और जल। जैसे एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अभिक्रिया करेगा भस्म NaOH से, यहाँ बनाएगा Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। यह आपका क्या है? लवण है, ये यहाँ पे जल है। या कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 अभिक्रिया के OH के साथ क्या बनाया? यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट प्लस में क्या बनाया? H2O बनाया। आगे हम समझते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है SO3 है, NaOH के साथ अभिक्रिया किया, यहाँ पे Na2 और SO4 बनाया और इसका नाम है सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे जल बनाया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपका अधातु का ऑक्साइड भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा। इस बात को आपको याद रखना, यहाँ पे आपका लवण और जल हो गया। आगे हम समझते हैं अधातु का कुछ उपयोग है, जिसको हम देख लेते हैं उद्योग और निर्माण में। जैसे कि देखिए दोस्तों, उर्वरक और कीटनाशक के रूप में नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। कार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टील और अन्य धातुओं के निर्माण में कार्बन का उपयोग किया जाता है। आगे समझते हैं, सल्फर का उपयोग रबर और प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। चिकित्सा में कहाँ होगा? देखिए दोस्तों, चिकित्सा में ऑक्सीजन का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, जैसे कि देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में, और विभिन्न जगहों पे किया जाता है। सल्फर का उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए, फास्फोरस का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। और यदि बात करें तो ऊर्जा और परिवहन में कार्बन का उपयोग ऊर्जा स्रोत, अब ऊर्जा स्रोत में कैसे हुआ? कार्बन आप जानते होंगे, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, सब में कार्बन पाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कार्बन का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन तेल के रूप में, ईंधन तेल नाभिक के संलयन और विखंडन में उपयोग होता है। ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में भी किया जाता है, और इसका उपयोग है खाद्य और पेय पदार्थ के रूप में। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य पदार्थ की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आप पढ़े होंगे कि पूछेगा खाद्य परिरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का उपयोग भी खाद्य संरक्षण के रूप में किया जाता है। तो कुल मिला के इसका उपयोग हो गया। तो आज का यह क्लास कैसा रहा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। इसी के साथ आपका यह क्लास खत्म होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आगे की क्लास के अपडेट ताकि आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।